हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूं तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर। और भाई उस चैप्टर का जो नेम है वो है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। सुनो जी बेटा लोग, इस चैप्टर में से आपके एक दो क्वेश्चन गारंटी आने वाले हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है जी। तो फटाफट से देखते हैं भाई इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। आगे आपका इंपैक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल केसेस कुछ पढ़ेंगे जिसमें हम परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और सप्लाई दोनों केस में पढ़ेंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ये बेसिकली तीनों के तीनों डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से डायग्राम और डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें से मान के चलो एक क्वेश्चन आपका गारंटी पेपर में आ सकता है। एक यहां से क्वेश्चन बनता है, एक इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनता है, मोस्टली इसमें से और इसमें से आता है क्वेश्चन। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट समझेंगे हम एक एक चीज बहुत अच्छे से। उसके बाद बेटा आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ये तो कहते हैं ना महा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको तो भाई जितने स्टार मार्क दे दो उतने कम है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। इन दोनों में से कई बार इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है या इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जामिनर का कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है वो डाल देता है, ठीक है जी। तो चैप्टर हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। भाई चैप्टर का जो नेम है वो क्या है आपको पता ही है, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो फटाफट से जो बेटा हमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है, ये पूरी महाग्रंथ पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है आपके लिए लिख के आई हूं मैं, है आपके लिए ये है कि आपको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके लिए लिखा हुआ है। लेकिन जब हम चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं। पहले हम टॉपिक समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है ये तो भाई टॉपिक का नेम है। क्वेश्चन आ जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपको दो चीजें इसमें मिल रही है। एक है आपके लिए मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है और दूसरा आपके लिए क्या है परफेक्ट कंपटीशन क्या है। ये दो वर्ड्स का समझना यहाँ पे जरूरी है। ये दो वर्ड से ही पूरा टॉपिक बना है। तो अगर आपको पता हो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ी हो तो उसमें आपको ये पता चल गया होगा कि भाई परफेक्ट कंपटीशन का मतलब वो होता है मैम जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं बायर्स होते हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं और इसलिए जो प्राइस है वो पीछे से आता है। पीछे से मतलब क्या है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है। कहने का मतलब है कि वो फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस में। अपनी मर्जी से मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। जहां पे डिमांड और जहां पे सप्लाई कट करे, ये मेरी डिमांड कर्व है, ये मेरी सप्लाई कर्व है। जहां पे मेरी डिमांड और जहां पे मेरी सप्लाई कट करे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मेरा क्या होता है, ये पॉइंट है। यहां से मैं प्राइस को क्या करती हूं, डिटरमिन करती हूं अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो मैंने लास्ट में आपको बता दिया है ना। तो इतना पता होना चाहिए, बस अभी के लिए इतना ज्ञान जरूरी है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है जहां पे प्राइस को किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब जहां डिमांड और सप्लाई कट करे, जो मिल जाए, वो जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये क्लियर है, ये हमारा क्या है, प्राइस निकलता है। अभी के लिए बस इतना ही है ना। अब समझो ये क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट, तो सबसे पहले मुझे बताओ मैम, ये मार्केट तो हमने वर्ड सुना है, मार्केट वर्ड तो हमें पता है। मार्केट क्या होती है, एक बाजार होती है जिसमें कौन होते हैं मैम, एक बायर होता है और दूसरा कौन होता है मैम, एक सेलर होता है। बिल्कुल मैम, बायर क्या करता है मैम, बायर करता है डिमांड और सेलर क्या करता है, सप्लाई करता है। बिल्कुल
है ना, यही होती है मैम मार्केट। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है मैम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल। क्या मतलब होता है? इक्वल। मतलब ऐसी सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई क्या है? इक्वल है। वेयर द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल है, मार्केट पता है, मार्केट से आपको डिमांड पता चल गई। मार्केट में क्या होती है? एक पर्सन डिमांड करता है तो दूसरा पर्सन क्या करता है? सप्लाई करता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। क्लियर है इतना? तो हम कह सकते हैं मार्केट इज अ सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द डिमांड फॉर द कमोडिटी, वेयर द डिमांड फॉर द कमोडिटी where the demand for the commodity is equal to supply of the commodity। क्लियर है इतना? अच्छे समझ आया? चलो जी, अब जो बेटा हम आगे जो टॉपिक करते हैं, लो जी, अब जो बेटा हम आगे टॉपिक करते हैं एक टेबल से समझते हैं। इसको हम एक टेबल से समझते हैं, एक डायग्राम से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब आपको ये समझ आया, वेयर द डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स का मतलब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया एक्स, मान लो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स। ये क्या होती है मैम? मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। बिल्कुल बच्चा, अब एक टेबल से समझते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मान लो मैं ले लेती हूँ प्राइस। हमें पता है दो चीजें चाहिए मार्केट में, डिमांड भी होती है और सप्लाई भी होती है। यहाँ मैं ले रही हूँ डिमांड और यहाँ मैं क्या ले लेती हूँ बेटा? सप्लाई ले लेती हूं। बिल्कुल, प्राइस ले लेती हूं मैं 1 2 3 4 और 5। अब आप मुझे बताओ जब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? मैम प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो कम ही होगी ना, महंगा होगा तो आप क्या करोगे? इसकी डिमांड कम करोगे। बिल्कुल, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी मैम? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी और कम। और ये क्यों होगी? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड मैम ये बोलता था दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कोई चीज अगर महंगी होती है तो उसकी डिमांड हम कम करते हैं, कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड हम क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। इसलिए प्राइस बढ़ने पर मेरी डिमांड क्या हो रही है? कम। ये आपको पता है ना, फ्लिपकार्ट पे एकदम से सेल आती है, अमेजोन पे सेल आती है, मिंत्रा पे सेल आती है, तो आप क्या करते हो? एकदम से डिमांड करते हैं ना। प्राइस कम होने पर आपकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ेगी। दूसरा, अब एज अ सप्लायर सोचो, महंगा हो गया तो भाई ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, वही वाली बात है। अब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बिल्कुल। अब मार्केट इक्विलिब्रियम, मैम मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता था जहां डिमांड और सप्लाई क्या हो? इक्वल हो। तो आप बताओ कहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है? मैम ये रहा मैम इस सिचुएशन में देख पा रही हूं मेरी डिमांड और सप्लाई क्या है? इक्वल है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये क्या है मेरा? मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? बिकॉज यहां पे मेरी डिमांड और सप्लाई क्या है? इक्वल है। ये मैम मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। सिंपल है। अभी तक क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक आपको सिर्फ ये जानना है मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। उसके बाद हमने एक टेबल बनाई। टेबल में हमने देखा कहां पे मेरी डिमांड और सप्लाई इक्वल है। मैंने देखा कि इस पॉइंट पे जब मेरा प्राइस 3 था तब मेरी डिमांड और सप्लाई क्या इक्वल है। तो ये क्या है? मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। इतना क्लियर है? अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं। अब ऊपर देखो, ये वाली सिचुएशन देखो और ये वाली सिचुएशन देखो। इस सिचुएशन में देखो बेटा, आपकी डिमांड 50 है, सप्लाई क्या है? कम। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है? कम। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है? कम, क्योंकि 40 डिमांड है और सप्लाई पीछे से कितनी है? 20। ठीक है जी। इस सिचुएशन में देखो मैम, डिमांड 20 की है लेकिन सप्लाई क्या है? 40, यानी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम। यहां पे भी देख रहे हो, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा। यही देख पा रहे हो, इन दोनों में देख पा रही हूं कि मेरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसमें देख पा रही हूं मेरी डिमांड कम है और सप्लाई क्या है? ज्यादा है। तो ये सिचुएशन क्या है कि मेरी, ये देख रहे हो, डिमांड ज्यादा है, तो मतलब ये क्या है बेटा? मेरी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। क्या है बेटा? ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन।
क्लियर है, मजेदार। अब देखो भाई, यहां देखो मैम, यहां पे देखो, जब मेरी डिमांड कम थी मेरी सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी मेरी सप्लाई ज्यादा थी, तो मतलब ये क्या है मैम, मेरी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये पढ़ा मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। वेयर डिमांड, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाई, टेबल में हमने देखा कि इस पॉइंट पे मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम है, बिकॉज यहाँ पे मेरी डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मेरी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो मेरी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। यहाँ पे मेरी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, तो ये मेरी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। यहां तक मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है ना। तो एक्सप्लेन कर सकते हो टेबल, बिल्कुल, तो यही लिखोगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट एट when the price is 3, here is demand is equal to supply, so this is the situation of market equilibrium। क्लियर है, तो यही लिखना है। और ऊपर देखेंगे, जब प्राइस क्या था, कम था, तो उस सिचुएशन में मेरी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो उस सिचुएशन में मेरी एक्सेस डिमांड है, और इस सिचुएशन में मेरी क्या है, एक्सेस सप्लाई है। अब बेटा इसी को समझते हैं हम डायग्राम से, इसी को समझते हैं हम डायग्राम से, है ना। अब आप मुझे बताओ डिमांड कर्व का डायग्राम कैसे बनता है, डिमांड कर्व का डायग्राम कैसे होता है मैम। डिमांड में तो क्या होता था, नेगेटिव रिलेशन होता था प्राइस और डिमांड में। कहने का मतलब है ये मेरा प्राइस, ये मेरी डिमांड, जब मेरा प्राइस बढ़ता था तो मेरी डिमांड क्या होती थी, कम होती थी, यानी मेरी डिमांड कर्व क्या होती थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी। क्या होती थी बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी। मेरी डिमांड कर्व क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। देख रहे हो शेप, ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब सप्लाई वाला केस बताओ, सप्लाई में क्या होता था, सप्लाई में मैम प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता था, प्राइस बढ़ता था तो सप्लाई भी बढ़ती थी, यानी मेरी ये नीचे से ऊपर जाती थी, अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, यानी अपवर्ड स्लोपिंग। देख रहे हो सेम है, ये वाली शेप और ये वाली शेप बिल्कुल सेम है। तो यही आपकी ये डिमांड कर्व और ये होगी आपकी सप्लाई कर्व। अब मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था मैम, मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब जहां मेरी डिमांड और सप्लाई क्या हो, इक्वल हो। कहां पे मेरी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, जहां पे ये दोनों कट जाए, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। क्यों, बिकॉज हियर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर यहां मैं ऊपर y एक्सिस लिख दूं, ओरिजिन लिख दूं, x एक्सिस लिख दूं, यहां मैंने अलॉट कर दिया ये मेरा प्राइस है और ये क्या है, मेरी क्वांटिटी। क्या है मेरी यहां पे, क्वांटिटी। अभी तक क्या हुआ, दिस इज माय डिमांड कर्व, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चलेगा क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये मेरी सप्लाई कर्व जो हमेशा क्या रहती है, अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होती है, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये मेरी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जहां पे ये दोनों मिल जाए, है ना, मिल जाए, जहां पे वो दोनों टक्कर जाए इक्वल, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। क्योंकि यहां मेरी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, यानी मेरी ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी तक इसी, अभी तक कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल। अब यहां तक मुझे समझ आ गया। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही बताया था। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता था मैं बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में यही बताया था, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए वहां से प्राइस को हम डिटरमिन करते हैं। यही तो परफेक्ट कंपटीशन था कि एक फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, खुद से प्राइस नहीं बना सकती, पीछे से जो रेट आता है वही रेट क्या होगा, डिसाइड होगा। और वो किस बेसिस पे रेट डिसाइड होता था, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई कट कर जाए वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट से आप प्राइस को फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है जी, इतना क्लियर है, बिल्कुल मैम, इतना तो हमें एकदम से समझ आ गया। अभी तक हमें कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा, इतना मुझे पता चल गया कि ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरी सप्लाई कर्व, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो, अब हम कुछ ट्विस्ट लाते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया मेरा P1, प्राइस हो गया मेरा P1। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो, कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ गया, खुद सोचो, प्राइस बढ़ गया यानी महंगा हो गया। अरे महंगा होगा तो डिमांड क्या होगी मैम उससे, मैम डिमांड तो बिल्कुल कम होगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी। अच्छा प्राइस बढ़ गया, अब सप्लायर के बिहाफ से सोचो, अच्छा प्राइस बढ़ गया यार, प्रोडक्शन करते हैं, बेचेंगे, बनाएंगे, बेच के बहुत पैसा कमाएंगे, तो यानी मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही होता था लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था, नेगेटिव रिलेशन होता था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। प्राइस
बढ़ता था तो डिमांड क्या होती थी, कम होती थी। लेकिन इन केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन होता था प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी, बिल्कुल। अब देखो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से ये मेरी डिमांड देख रहे हो, मेरी डिमांड इतनी है, बट मेरी सप्लाई देख रहे हो कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, ये शो कर पा रहे हो। जब मेरा प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड कम है बट मेरी सप्लाई बहुत ज्यादा है। मेरा प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड कम है बट मेरी सप्लाई बहुत ज्यादा हो पा रही है। यही हमने समझा। तो ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है आपकी एक्सेस सप्लाई की। किस चीज की सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की। क्यों सिचुएशन है, सिंपल। अगर ये पूछे आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, अच्छे समझाओगे। जब मेरा प्राइस बढ़ गया फ्रॉम ओपी टू OP1, जब मेरा प्राइस बढ़ गया तो उससे क्या होगा, मेरी डिमांड कम होगी और मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी। आप देख पा रहे हो डिमांड मेरी सिर्फ इतनी हो रही है, सप्लाई कब मेरी ये, सप्लाई मेरी इतनी हो रही है, डिमांड मेरी इतनी हो रही है, सप्लाई मेरी इतनी हो रही है। तो ये क्या है, मेरी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। क्लियर है इतना। अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस लेते हैं, जब मेरा प्राइस हो गया मान लो कम, मेरा प्राइस हो गया कम, इसको मैं दे देती हूं P2। मेरा प्राइस हो गया कम। अब खुद सोचो, पहले यहां पे आने से पहले खुद सोचो, किसी चीज का प्राइस कम होगा तो क्या होगा मैम, प्राइस कम होते तो पहले तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई क्या होगी, कम होगी। यानी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो ये किस चीज की सिचुएशन होगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड। यहां पे देख लेते हैं, जब मैम मेरा प्राइस कम हुआ, जब मेरा प्राइस कम हुआ तो मेरी ये क्या है, सप्लाई कम है। तो आप देख रहे हो मेरी सप्लाई क्या हो रही है, कम, बट मेरी सप्लाई सिर्फ इतनी हो रही है, बट मेरी डिमांड देख रहे हो कितनी हो रही है मैम, डिमांड देख रहे हो मेरी कितनी हो रही है, देख पा रहे हो मेरी सप्लाई कम, मेरी डिमांड ज्यादा। तो ये किस चीज की सिचुएशन है बेटा, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। किस चीज की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। कुछ भी नहीं है अभी तक। क्या लिखा है मैंने, देखो सिंपल है, एक्सप्लेन कैसे करने। DD एंड SS इज द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल। व्हेन, ये तो यहां तक तो समझ आ गया। ये E जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है यहाँ पे, यहां तक क्लियर। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP1, जब मेरा रेट बढ़ गया, अगर मैं कलर ये यूज कर लेती हूँ, जब मेरा रेट बढ़ गया, जब मेरा प्राइस बढ़ गया OP से OP1, तो क्या होगा, खुद सोचो। जब मैम प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ, बताओ, किसी चीज का जब प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली डिमांड कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। तो यही देख पा रहे हो, जब मैम मेरा प्राइस बढ़ेगा तो इस चक्कर में क्या होगा, मेरी डिमांड कम होगी और मेरी सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो मैम ये किस चीज की सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। मैम तीसरा केस क्या था, मैम जब मेरा प्राइस हो गया कम, मेरा प्राइस हो गया कम। अब खुद सोचो, मैम प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा करूंगा, सप्लाई कम करूंगा, वही वाली सिचुएशन है। मैम जब प्राइस कम हो गया तो इस चक्कर में क्या हुई, मैम सप्लाई कम हुई, डिमांड क्या हुई, ज्यादा। तो ये किस चीज की सिचुएशन है मैम, एक्सेस डिमांड की। क्यों, क्योंकि यहां पे देख रहे हो डिमांड मेरी ज्यादा हो रही है, सप्लाई मेरी कम हो रही है, डिमांड मेरी ज्यादा, सप्लाई मेरी क्या हो रही है, कम। यहां पे क्या हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम। सप्लाई देख रहे हो, सप्लाई कब, ये रहा, सप्लाई मेरी ज्यादा हो रही है इतनी और डिमांड मेरी इतनी हो रही है। क्लियर है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ऊपर वाली एक्सेस सप्लाई, नीचे वाली एक्सेस डिमांड। क्लियर है, यही टॉपिक था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का। ओके है जी, बिल्कुल। तो अब आ जाओ फटाफट से एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, दो तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। हाउ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस को कैसे निकाला जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। अच्छा यार, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तो पीछे से आता है, यानी किसके बेसिस पे होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वही लिखा हुआ है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट डिमांड क्या होता है, खुद बताओ। अब आप सोचो, मार्केट मतलब सम टोटल, ठीक है, सम टोटल किसकी, डिमांड। किसकी डिमांड कर रहे हैं,
किसी भी कॉमोडिटी की बाय ऑल दी बायर्स, बाय ऑल दी बायर, सारे के सारे खरीदार बायर्स एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की कितनी डिमांड करे. इट रेफर्स टू सम टोटल डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी बाय ऑल दी बायर्स. अब मार्केट सप्लाई, मार्केट मतलब सारे के सारे प्रोड्यूस, सप्लाई के केस में मार्केट का मतलब क्या, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया. इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी बाय ऑल दी प्रोड्यूसर. ये बहुत ईजी है, तो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बता दी कि मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट सप्लाई. अब जो मेन आ जाता है, देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम बताओ अंडर परफेक्ट कंपटीशन. तो आप सिंपल लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है ये बताओगे, सिंपल सा. उसके बाद आप ये लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं. उसके बाद आप मुझे ये बताओगे, उसके बाद आप आओगे यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है. मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल है वो क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है. बिल्कुल. फिर एक टेबल बनाओगे, टेबल में प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम और सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी. इस सिचुएशन में क्या होगी, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है. ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है. ठीक है, ये आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है. यहां क्या है, यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. और यहां पे क्या है, यहां पे डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो ये क्या है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है. बिल्कुल, यहां एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, इतना हो जाएगा आपका. फिर आप क्या एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम बनाओगे. डायग्राम देख रहे हो, ये आपका डीडी कर्व, ये आपका एसएस कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब प्राइस मान लो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो ये क्या सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है. अगर प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो ये क्या सिचुएशन है, आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया पेपर में, ऐसे ही जैसे समझाया है ना, पेपर सेम कॉपी पेस्ट कर देना. एक्सप्लेन जरूर करना, टेबल के एक्सप्लेनेशन भी देना और डायग्राम के एक्सप्लेनेशन भी देना. क्लियर है इतना, अभी तक क्लियर हो गया होगा ना. अभी तक क्या है, आपको परफेक्ट कंपटीशन का मतलब बताना होगा. सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब, टेबल बनाओगे, टेबल के एक्सप्लेनेशन, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के एक्सप्लेनेशन दोगे, तो जाके आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा. अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, अब इसमें तो आप दोनों केसेस बताएं, इसमें डिमांड, एक्सेस डिमांड का भी और एक्सेस सप्लाई का भी. पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एक्सेस डिमांड एक्सप्लेन करो. मान लो एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पूछ रहे, तो ये आप खुद बता सकते हो. एक्सेस डिमांड क्या सिचुएशन है, व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई. मीनिंग लिखोगे, फिर उसका बनाओगे टेबल, फिर क्या बनाओगे, टेबल. टेबल में क्या एक्सप्लेन करोगे, टेबल में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, अब एक्सेस सप्लाई है तो टेबल में आप यही सेम पूरी की पूरी टेबल बनाओगे और ऊपर वाले पोर्शन को एक्सप्लेन कर दोगे कि इस सिचुएशन में क्या हो रही है मैम, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है. ये एक्सप्लेन करोगे, पूरा एक्सप्लेन कर दोगे. उसके बाद डायग्राम बनाओगे. डायग्राम में क्या एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम बनाओगे पूरा, लेकिन क्वेश्चन के एक्सेस डिमांड का ऐसे बनाओगे, यहां डिमांड डीडी, ये सप्लाई का, बिल्कुल ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नामकरण कर देना प्राइस और क्वांटिटी का. ठीक है जी. अब एक्सेस डिमांड, आपको पता है एक्सेस डिमांड कहां पे हो रही है, डिमांड मेरी एक्सेस यहां हो रही है, सप्लाई मेरी कम. मतलब ये वाली सिचुएशन क्या है, जब मेरा प्राइस कम होगा, जब मेरा प्राइस कम हो रहा है फ्रॉम ओपी टू OP1, तो मेरी देख रहे हो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. इस सिचुएशन पे मैम मेरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी ये मेरी क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. ये वाली सिचुएशन एक्सप्लेन करोगे बस. ठीक है. सेम अगर सप्लाई का क्वेश्चन आ गया तो उल्टा कर देना. एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है मैम, ऐसी सिचुएशन जब सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी क्या है, मोर है. टेबल बनाओगे, टेबल का नीचे वाला पोर्शन, टेबल बनाओगे तो टेबल का ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना, और डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम का ऊपर वाला पोर्शन एक्सप्लेन कर देना कि इस सिचुएशन में मैम मेरी क्या है, एक्सेस सप्लाई. तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको अब आना चाहिए. अगर मार्केट इक्विलिब्रियम का आ गया तो सारे पॉइंट बताओगे, कहां पे इक्विलिब्रियम है, एक्सेस डिमांड भी, एक्सेस सप्लाई भी. दूसरा, अगर एक्सेस डिमांड पे आ गए तो भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सेस सप्लाई पे आ गए तो भी. मीनिंग टेबल, टेबल एक्सप्रेशन, डायग्राम, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, तो जाके आपका ये क्वेश्चन पूरा होगा. डन है इतना अच्छे से क्लियर. यहां तक मुझे नहीं लगता आपको 1% भी डाउट होगा, बस बने रहो. ठीक है. अब कुछ इंपैक्ट्स पढ़ेंगे, यहां से भी है ना,
तीन टाइप के इंपैक्ट्स हैं बेसिकली, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है और कुछ साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों में इकट्ठा चेंज आता है, वो वाला सिचुएशन है। एक क्वेश्चन मान के चलो पेपर में आने वाला है, आपका आने वाला है, तो फटाफट से भाई पहला के अगर आप देखोगे इंपैक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, चार केसेस में इंक्रीज इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड का, इंक्रीज इन सप्लाई का और डिक्रीज इन सप्लाई का। एक एक केस को बेटा बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला है आपका इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, ये वाली सिचुएशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को एक्सप्लेन करना सीखते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहां पे मैम आता है मेरा प्राइस, यहां पे मैम आती है मेरी क्वांटिटी, क्या आती है मैम, मेरी क्वांटिटी आती है। हाँ, अब डिमांड का मैम मेरी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये मुझे पता है, डी मेरी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ये रीजन मैंने आपको समझा दिया क्यों ऐसी बनती है। मैम ये मेरी क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मैम ये रीजन भी आपने हमें बता दिया। जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है मैम, मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब जहां डिमांड और सप्लाई कट कर जाए, ये वाला पॉइंट क्या है मैम, मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट जो है मैम मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां तक तो मैम बनाना ही बनाना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई यानी डिमांड बढ़ गई, बना दिया भाई, डिमांड बढ़ गई, इसको दे दिया D1। अरे ये क्या हो गया, कोई ना, इसको दे दिया D1 और इसको दे दिया D1, सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप बताओ कहां पे अब मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां है। अब देखो बेटा, अब क्या किया, अब ये दे दिया मैंने D1 और D1। अब आप मुझे बताओ कहां पे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। तो अगर हम देख पा रहे हैं ये मेरी न्यू डिमांड कर्व, ये मेरी सप्लाई कर्व, तो इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई, तो ये क्या है बेटा मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1 दे देती हूँ और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 दे देती हूँ। देख पा रहे हो, जब मेरी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, ओपी से OP1 हो गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई फ्रॉम OQ टू OQ1। तीन इंपैक्ट देख पा रहे हो आप, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया E से E1, प्राइस बढ़ गया फ्रॉम OP से OP1 और मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई फ्रॉम OQ टू OQ से OQ1, OQ से OQ1, प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ी। ये तीन इंपैक्ट्स देख पा रही हूं मैं इस डायग्राम से। इजी था, समझ आया। पेपर में लिखना कैसे मैम, तो फटाफट से और पेपर में कैसे लिखना, देखो भाई, DD and SS is the demand curve and supply curve, ऐसे लिख सकते हो, DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is the initial equilibrium point, OP is the initial equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity. When there is a situation of increase in demand, when there is a situation of increase in demand, then the whole demand curve shifts rightward from DD to D1. Now the new equilibrium point will be E1. Now the new equilibrium price increases from OP to OP1 and the new equilibrium quantity increases from OQ to OQ1. यही देख पा रहे हो, यही तीन इंपैक्ट्स देखे, ये आपका हो गया इंक्रीज इन डिमांड का क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का फटाफट से क्वेश्चन देखो। ये है आपका y एक्सिस, ओरिजिन और x एक्सिस, दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है जी। लो जी, अब मैम DD नीचे जाता है, ये हमें पता है, SS ऊपर आता है, बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारी ये कर्व है वो क्या जाती है, ऊपर जाती है। सप्लाई कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जहां पे डिमांड सप्लाई कट कर दे वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, तो पीछे ले जाएंगे भाई, डिमांड हो गई कम, डिमांड होगी कम, D1 और D1। अब मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये मेरी डिमांड कर्व, वो मेरी सप्लाई कर्व, ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये वाला P1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, ये वाला Q1।
देख पा रहे हो, ये हो गया प्राइस, ये हो गया, तो आप देख रहे हो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा, मेरा प्राइस कम हो रहा है और मेरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप क्या देख पा रहे हो डायग्राम से, जो मेरा ई है, इंपेक्ट क्या देख पा रहे हो, ई से E1 शिफ्ट हुआ, प्राइस क्या हुआ, OP से OP1 कम हुआ, OP से OP1 कम हुआ, और मेरी डिमांड OQ से OQ1 कम हुई, OQ से OQ1 कम हो रही है। ये 3 इंपैक्ट देख पा रही हूं। अब पेपर में कैसे लिखे मैम, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली डायग्राम भी बनाना, इंपैक्ट्स भी शो करने और डायग्राम के एक्सप्लेनेशन भी कर रही है, वरना तो नंबर नहीं मिलने। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, तो बड़े ध्यान समझो कैसे करोगे। देखो, DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity। या फिर ऐसे लिख सकते हो, DD and SS is the initial demand and supply curve, E is the initial equilibrium point, OP is the initial equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity। When there is a situation of decrease in demand, when there is a situation of decrease in demand, then the whole demand curve shifts leftward from DD to D1. Now the new equilibrium point will be a E1 and the new equilibrium price decreases from OP to OP1 and the new equilibrium quantity decreases from OQ to OQ1। इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ऐसे साइड में इंपैक्ट शो करोगे, तो जाके आपका मिलेगा 3 या 4 नंबर का, जितने का क्वेश्चन है आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। क्लियर है? तो खाली डायग्राम बना के आ जाओ और ये लिख के आ जाओ, तो ये मत सोचना आपको नंबर मिलेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, अब इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, लो जी, ये हो गया आपका y एक्सिस और रीजन, और x एक्सिस यहां पे है आपका प्राइस और यहां पे क्या है बेटा, आपकी क्वांटिटी। ये आपको पता है प्राइस रुपीस में होता है और क्वांटिटी आपकी यूनिट्स में होती है ना। ये मैम मेरा डिमांड कर्व और ये मैम मेरा सप्लाई कर्व। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस और दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना तो मुझे पता है ना, इतना तो मैम हर डायग्राम में हम देख रहे हैं। अब देखो, अब इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ गई। अब बताओ भाई न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, डिमांड का वेरी, न्यू सप्लाई क्या है S1 और S1, तो यहां पे दोनों टच कर रही है, ये क्या है मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मैम मेरा ये है और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है मेरा ये। तो आप देख रहे हो प्राइस मेरा कम हो रहा है और क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है, ये इंपैक्ट शो कर पा रही हूं, तो यही है। तो चेंज क्या हुआ, E से E1, ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ E से E1, ठीक है जी। प्राइस क्या मेरा OP से OP1 बढ़ रहा है कि कम, मैम कम हो रहा है। तीसरा इंपैक्ट क्या शो किया मेरा, क्वांटिटी मैम मेरी OQ से OQ1 बढ़ रही है। ये 3 इंपैक्ट शो करे। मैम आप समझा दो फटाफट से, पेपर में लिखना कैसे, पेपर में देखो कैसे लिखना है। DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity। When there is a situation of increase in supply, then the whole supply curve shifts rightward from SS to S1. Now the new equilibrium point will be E1. The new equilibrium price decreases from OP to OP1 and the new equilibrium quantity increases from OQ to OQ1। ये 3 इंपैक्ट्स है, हो गया क्वेश्चन डन डनाडन, बिल्कुल। चलो अब आगे देखो भाई, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, 4 केसेस थे। ये आप एक नामकरण कर लेना यार, यहाँ पे प्राइस लिखना पूरा, यहाँ क्वांटिटी लिखना, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर इनिशियल डिमांड कर्व, दिस इज योर इनिशियल सप्लाई कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट इनिशियल वाला, दिस इज योर इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज योर इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिक्रीज इन सप्लाई, अब डिक्रीज इन सप्लाई, अब डिक्रीज इन सप्लाई, बिल्कुल सप्लाई पीछे कर दो, सप्लाई S1 और S1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, ये मेरी डिमांड कर्व, ये मेरी न्यू सप्लाई, यहां पे मेरा बन गया, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा प्राइस बढ़ गया और ये मेरी क्वांटिटी कम होगी, यही शो कर पा रही हूं। तो देख लेते हैं इंपैक्ट क्या है,
E से E1, OP से OP1, देखो भाई बढ़ रहा है कि कम, मैम बढ़ रहा है। दूसरा OQ से OQ1, मैम बताओ मैम मेरा कम हो रहा है। मैम ये 3 इंपैक्ट शो कर दिए। अब पेपर में कैसे लिखना है तो सुन लो फटाफट से। DD एंड SS इज द इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Clear है? When there is a situation of decrease in supply, then the whole supply curve shifts leftward from SS to S1. Now the new equilibrium point will be your E1 and the new equilibrium price increases from OP to OP1 and the new equilibrium quantity decreases from OQ to OQ1. ये 3 impacts है पेपर में full 2 नंबर। क्लियर है? अच्छे समझ आया? तो भाई पहले लिखना क्या है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दोगे और इंपैक्ट्स ऐसे शो करोगे। 3 इंपैक्ट्स है। डन है? चलो जी, अब आगे देखो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है बेटा। अब क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस है, एक एक केस को बड़े अच्छे से समझाएंगे। पहला केस है आपका व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज perfectly inelastic, when the supply of the commodity is perfectly elastic and the supply of the commodity is perfectly inelastic। अब बच्चे कुछ पूछ रहे होंगे मैम ये perfectly elastic और perfectly inelastic क्या है? तो बच्चा ये मैंने आपको डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। इलास्टिक का मतलब क्या है, इनइलास्टिक का मतलब क्या है। अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो लास्ट वीडियो पे चले जाना। तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है। जिन्होंने नहीं देखी तो उनके लिए सिर्फ 1 मिनट में ये कोशिश करूंगी कि समझा दूं। परफेक्टली इन इलास्टिक, लेकिन अगर डीप में जाना है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छी बनी हुई है आपके लिए। ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब चेंज, यानी डिमांड या सप्लाई जो भी है वो परफेक्टली चेंज हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, डिमांड वाला केस ले लेती हूँ, परफेक्टली डिमांड चेंज हो सकती है। कहने का मतलब है कि यहां पे जो है ना मेरा, ये मेरी डिमांड ले लेती हूं, यहां पे अगर मेरा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है बट मेरी डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब कितनी मर्जी चेंज हो सकती है, ये वाली सिचुएशन है। ये वाली प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड आपकी कितनी भी हो सकती है, इसको आप कहते हो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक का मतलब चेंज होना, इनइलास्टिक का मतलब जो चेंज नहीं हो सकती, यानी आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड इज कांस्टेंट। ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। प्राइस बढ़ रहा है बट द डिमांड इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो परफेक्टली इलास्टिक में आप कौन सा डायग्राम बनाओगे, ये वाला बनाओगे, और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या बनाओगे, ये वाला बनाओगे। ये था एक छोटा सा, मैंने क्विक समझाने की कोशिश करी आपको। क्लियर है इतना? चलो जी, अब एक एक केस समझते हैं, एक एक केस समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। लो जी, पहला केस, इंक्रीज इन डिमांड। पहला केस है सॉरी आपका, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। जब आपकी डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो पहले तो परफेक्टली इलास्टिक बना दो, पहला तो बना दो परफेक्टली इलास्टिक, है ना। ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा एक्स एक्सिस। यहां मैं पूरा का पूरा लिखना प्राइस, यहां लिखना पूरी की पूरी क्वांटिटी, लिख लोगे। अब ये आपको पता है परफेक्टली इलास्टिक मतलब मेरी ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। और क्या है, डिमांड मेरी परफेक्टली इलास्टिक है, यानी मेरी डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? अब इसको 2 सिचुएशन में पढ़ना है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। तो पहले तो एक बार दोनों में ही परफेक्टली इलास्टिक को डायग्राम बना देते हैं। व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, ओरिजिन एक्स एक्सिस, प्राइस पूरा, क्वांटिटी पूरी, परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या है, मेरी डिमांड। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होता है, मैम इक्विलिब्रियम में आने के लिए डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना जरूरी है। मैम मेरी डिमांड कर्व तो आ गई, सप्लाई कर्व कैसे होगी? सप्लाई कर्व तो मैम नीचे से ऊपर जाती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। बिल्कुल, अरे 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 कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है बेटा, मेरी सप्लाई का, है ना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई कट कर जाए वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये मैम मुझे पता है। जहां पे डिमांड और सप्लाई कट जाए ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये क्या है, मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये पूरा का पूरा प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे।
क्लियर है? इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो भाई, अब क्या ट्विस्ट आता है, देखो भाई, अब क्वेश्चन है इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा दो भाई, सप्लाई बढ़ गई S1 और S1। अब आप बताओ सप्लाई बढ़ने से कहां पे अब डिमांड और सप्लाई कट कर रही है मैम, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या है मैम, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो बढ़ रही है, लेकिन प्राइस मेरी क्या है, अनअफेक्टेड है, कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो 3 इंपैक्ट्स क्या शो कर पा रही हूं, यहां पे लिख रही हूं मैं 3 इंपैक्ट्स, बताओ मुझे फटाफट से मैम। 3 इंपैक्ट्स ये हो रहे हैं कि मेरा E से E1 हो रहा है चेंज, बिल्कुल। दूसरा मैम मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है OQ से OQ1 जो मेरी बढ़ रही है। तीसरा मैम प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस तो मेरी यही है, प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड, प्राइस रिमेन कांस्टेंट या फिर अनअफेक्टेड, जो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। ये 3 मैंने क्या देख लिए, इंपैक्ट्स देख लिए इसमें, क्लियर है। अब मैम दूसरा केस समझाइए। दूसरा केस क्या है, सप्लाई क्या होगी, कम होगी, सप्लाई क्या होगी, कम होगी, सप्लाई क्या होगी, लो जी बेटा होगी सप्लाई आपकी कम, है ना भाई, सप्लाई होगी कम। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, यहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो कम हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो 3 इंपैक्ट्स क्या है मैम, 3 इंपैक्ट्स ये है, E से E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है, E से E1, और क्वांटिटी मैम मेरी चेंज हो रही है OQ से OQ1 जो कि क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन अनअफेक्टेड, है ना भाई, रिमेन अनअफेक्टेड। इतना क्लियर आपको, सिंपल। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन है परफेक्टली इलास्टिक है जब आपकी डिमांड, तो दोनों केसेस बताने हैं आपको उसमें, ठीक है जी। जो पहला केस है ये आपकी डिमांड कर्व है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, द होल सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड फ्रॉम SS to S1, S1. This is your new equilibrium point, that is E1 is your new equilibrium point, OQ1 यानी the new quantity increases, the new equilibrium quantity increases from OQ to OQ1, but the price remain unaffected। ये आप देख पा रहे हो। आगे देखते हैं, DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is your equilibrium point. When there is a situation of decrease in supply, then the whole supply curve shifts leftward from SS to S1. Now the new equilibrium point will be your E1 and the new equilibrium quantity reduces from OQ to OQ1, but the price remain कांस्टेंट, रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये आप देख पा रहे हो, डायग्राम बताओगे, इंपैक्ट्स बताओगे एंड इसकी एक्सप्लेनेशन करोगे तो जाके आपको मिलेंगे नंबर। चलो आगे देखते हैं भाई, अगला है व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्या होती है भाई, अच्छा मैम इनइलास्टिक तो आपने समझाया था, इनइलास्टिक मतलब सिंपल ये वाली सिचुएशन है ना। इनइलास्टिक मतलब जब मेरी डिमांड क्या है मैम, जब मेरी डिमांड क्या है, ये है भाई, है ना, ये हमें पता, ये होगी हमारी डिमांड कर्व, दिस इज माय डिमांड कर्व, DD दे देती हूँ उसको, है ना। ये क्या है मैम, मेरी डिमांड कर्व, है ना, DD हो गया। चलो जी, यहाँ मैम होता है हमारा प्राइस, यहाँ होती है क्वांटिटी, दिस इज माय Y एक्सिस, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय X एक्सिस। Y एक्सिस, ओरिजिन, X एक्सिस, यहाँ पे आते हैं मैम मेरा प्राइस, और यहाँ मेरी क्या आती है, क्वांटिटी आती है, क्लियर है। अब ये क्या है मैम, इन इलास्टिक वाली डिमांड। अब सप्लाई चाहिए, सप्लाई मैम क्या होती है, नीचे से ऊपर होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, मेरी सप्लाई कर्व, ये क्या है मेरी सप्लाई कर्व, ये क्या है मेरी सप्लाई कर्व होगी। कहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है मेरी, ये क्लियर है इतना। यहां पे भी सेम, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्लियर है इतना। अब 2 केसेस है, अब देख रहे हो आप 2 केसेस है। पहला केस है इंक्रीज इन सप्लाई का, दूसरा केस है डिक्रीज इन सप्लाई का। अभी तक तो सिंपल डायग्राम, अब सप्लाई बढ़ानी है, सप्लाई बढ़ानी है तो ये हो गया ऐसे, यानी सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड फ्रॉम SS to S1, है ना। अब आप देखो कहां पे मेरी डिमांड और सप्लाई कट कर रही है, न्यू सप्लाई मैम यहां कट कर रही है, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि कम हो रहे हैं, और क्वांटिटी रिमेन अनअफेक्टेड। वहां पे क्या हो रहा था, प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड, यहां पे क्वांटिटी रिमेन अनअफेक्टेड। दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी, ये मेरा सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड फ्रॉम SS to S1। दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस,
है ना, और मेरी जो क्वांटिटी है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, सेम की सेम आ रही है। तो यहां से क्या इंपैक्ट देख रही हूं, देखो यहां पे लिख रही हूं मैं इंपैक्ट्स आपके, लो जी इंपैक्ट्स मैं आपके लिखती हूं इस कलर से। देखो भाई पहला इंपैक्ट क्या है, ई से E1, ठीक है जी। दूसरा इंपैक्ट क्या है, मेरा प्राइस बढ़ रहा है, ओपी से OP1 बढ़ रहा है। तीसरा इंपैक्ट क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट यानी अनअफेक्टेड। लिख लोगे तीन इंपैक्ट्स। यहां पे देखो भाई, यहां पे मैम तीन इंपैक्ट्स क्या देख रही हूं, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया फ्रॉम ई से E1। दूसरा मैम मेरा प्राइस बढ़ गया, प्राइस मेरा बढ़ गया, यहां पे सॉरी प्राइस बेटा कम हो रहा है, ओपी से OP1 आपका प्राइस कम हो रहा है, यहां प्लीज चेंज कर लो, अगर नोट्स में चेंज कर लेना, ओपी से OP1 आपका प्राइस कम हो रहा है। यहां देखो आपका प्राइस क्या हो रहा है, ओपी से OP1 जो कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्वांटिटी रिमेन अनअफेक्टेड, कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट या फिर अनअफेक्टेड, ये तीन इंपैक्ट्स देख रहे हैं। अब पेपर में एक्सप्लेन कैसे करना है फटाफट सुन लो, टाइम वेस्ट नहीं करते। DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. ठीक है, when there is a situation of increase in supply, then the whole supply curve shifts rightward from SS to S1. Now the new equilibrium point will be E1 and the new equilibrium price decreases from OP से OP1 and but the quantity remain unaffected, it will remain constant. यहाँ पे DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. When there is a situation of decrease in supply, then the whole supply curve shifts leftward from SS to S1. Now the new equilibrium point will be your E1, new equilibrium price increases from OP to OP1 but the quantity remain constant. क्लियर है इतना, इजी था। चलो अब पहले हमने डिमांड के केसेस पढ़ लिए, डिमांड जब परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड जब परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब हम सप्लाई के दो केसेस पढ़ लेंगे, जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और सप्लाई आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो देख लेते हैं बेटा जी, लो जी आपका एक डायग्राम बनाते हैं। लो जी पहला है, अब सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई कर्व को इलास्टिक बना देते हैं, ठीक है जी। यहां आपका y एक्सिस और रीजन और x एक्सिस, यहां क्या आएगा आपका पूरा प्राइस लिखना, पूरी क्वांटिटी लिखना, नामकरण अच्छे से करना, रुपीज और यूनिट्स लगा के, है ना। अब सप्लाई को कर दो इलास्टिक, ये होगी आपकी सप्लाई का, है ना, ये होगी आपकी सप्लाई का। लो जी y एक्सिस और रीजन और x एक्सिस, दिस इज योर सप्लाई कर्व जो क्या है बेटा आपकी परफेक्टली इलास्टिक है। यहां आ जाएगा आपका प्राइस, यहां पूरी की पूरी नामकरण करना, ये आ जाएगी आपकी क्वांटिटी। क्लियर है इतना, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई इशू है, क्लियर है इतना। अब देखो केस, अब ये होगी सप्लाई कर्व, अब डिमांड चाहिए। डिमांड कर्व क्या होती है मैम, डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दिस इज माय डिमांड कर्व, दिस इज माय डिमांड कर्व, क्लियर है इतना। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, दोनों में मिल गया, साथ साथ चल रही, कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस और दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये मुझे अच्छे से आता है। अब केसेस समझते हैं, जो दो केसेस थे वो देख लेते हैं भाई। पहला, अब जब सप्लाई इलास्टिक है तो उसमें अब है इंक्रीज इन डिमांड का केस और डिक्रीज इन डिमांड का केस। पहला इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व को बढ़ा दिया, डिमांड कर्व को बढ़ा दिया, यानी डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम DD टू D1, है ना। नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया आपका, ये E1 हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है आपकी OQ से OQ1 बट द प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड, यही देख पा रहे हो। तो इंपैक्ट क्या दिया रखा आपने, E से E1, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो रहा है E से E1 में, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही है, OQ से OQ1 हो रही है, जो कि बढ़ रही है, लेकिन जो आपका प्राइस है वो क्या है, अनअफेक्टेड, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्लियर है इतना। आगे सेम है, यहां पे भी देख लेते, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का आपको क्या कर दिया, डिक्रीज। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो क्या हो रही है, कम। यही है तीन इंपैक्ट्स। अब आप मुझे बताओ, E से E1
ओ क्यू से OQ1 जो कि कम हो रहा है, और प्राइस क्या है मैम मेरा यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है। ये 3 इंपैक्ट्स है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, एक दूंगी, दूसरा अपने आप सोचना कैसे होगी। एक दे रही हूं, देख लो भाई। SS ये ऐसे लिख लेना, DD एंड SS इज द इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price, and OQ is the equilibrium quantity, ठीक है। When there is a situation of increase in demand, when there is a situation of increase in demand, then the whole demand curve shifts rightward from DD to D1. Now the new equilibrium point will be your E1, and the new equilibrium quantity increases from OQ to OQ1, but the price remain unaffected, remain constant। ये भी अब अपने आप एक्सप्लेन कर लेना, डायग्राम, इंपैक्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बच्चा? चले आगे, चलो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। फटाफट से ये केस भी समझ लेते हैं और फटाफट से चैप्टर को क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। पहला अगला है इंक्रीज। अब है आपका, जब आपकी सप्लाई है परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई कर्व को बना दो इन इलास्टिक। यहां y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस, यहां आ जाएगा आपका प्राइस, और यहां क्या आ जाएगी आपकी क्वांटिटी। सप्लाई कर्व को इन इलास्टिक, सप्लाई कर्व को, अब मैं फास्ट चल रही हूं, अब मैं बिल्कुल फास्ट चल रही हूं, ये आपकी क्या हो जाएगी, सप्लाई कर्व। लिख लेना, नामकरण कर लेना। अब डिमांड कर्व आपको पता ही है, डिमांड कर्व ये आपकी क्या है, सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व आपकी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी 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 और डी। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, और दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, और दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है इतना? अब फटाफट से सिचुएशन देखो। पहली सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। यहां पे क्या हो गया आपका, E1 आ गया, ये आपका क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, और ये आपकी क्वांटिटी क्या है, अनअफेक्टेड है। 3 चेंजेस देखे हैं, इक्विलिब्रियम बढ़ गया, E से E1 हुआ, प्राइस क्या हो गया, OP से OP1 बढ़ा, और क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट यानी अनअफेक्टेड। क्लियर है इतना बच्चा? चले, चलो यहां पे भी देखो, दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, D1 क्लियर है? ये आपका क्या है, अब फटाफट से देखो, ये आपकी डिमांड होगी, कहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई टच कर रहे हैं, वो यहां पे। ये आपका क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, या क्या होगा आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप देख रहे हो E1, E से क्या हुआ, E1, प्राइस क्या हुआ आपका कम, OP से OP1 जो हुआ कम, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट या फिर अनअफेक्टेड। एक्सप्लेन हो जाएगा? आप चले आगे, चलो। अब जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर। इस साइमल्टेनियसली क्या होता है बेटा, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक चीज में चेंज आ रहा है, तो डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है, लेकिन चेंज एक में आ रही है, चाहे वो डिमांड चाहे वो सप्लाई। लेकिन बेटा साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जब दोनों में चेंज आए, डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर चेंज आए। तो अगर आप देख रहे हो ये सारी सिचुएशन है जब डिमांड ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कम रेट से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन डिमांड, अगर मैं एक एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, मान लो पहला डायग्राम मैं यही बना लेती हूँ, ठीक है, पहला डायग्राम मैं यही बनाती हूँ। कौन सा कलर ले, ये वाला ले लेते हैं। लो जी, दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस, यहां आ गया प्राइस, और यहां क्या आ गया आपकी क्वांटिटी। पूरा पूरा लिख लेना, क्वांटिटी, ठीक है। ये आपकी इनिशियल डिमांड कर्व, ये आपकी इनिशियल सप्लाई कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपको पता है। पहला केस है कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है, सप्लाई कम, यानी डिमांड इज इंक्रीजिंग इन मोर प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू सप्लाई। अगर मैं बात करूं, डिमांड मेरी इतनी बढ़ रही है, डिमांड मेरी, मैं इसको नाम चेंज कर देती हूँ ना, आपके लिए इजी होगा। ये लो, ये मैं अगर इसी के ऊपर बनाती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ये मेरी डिमांड होगी ना, 1 मिनट लगेगा, और ये बना दी, ये मेरी होगी न्यू डिमांड का।
डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, बढ़ सप्लाई भी रही है, लेकिन सप्लाई कम रेट से बढ़ रही है, सप्लाई सिर्फ इतनी बढ़ रही है, सप्लाई सिर्फ इतनी बढ़ रही है। डिमांड देख रहे हो इतनी बढ़ रही है, सप्लाई सिर्फ इतनी बढ़ रही है, बढ़ दोनों रही है, बट कह रहे हैं डिमांड इज इंक्रीजिंग इन मोर प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई। डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कम। तो अब देखो भाई न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आ रहा है, ये मेरी डिमांड कर्व, ये मेरी सप्लाई कर्व कहां पे टच कर रही है मैम, यहां पे टच कर रही है, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Q1 दे देते हैं, क्लियर है। तो क्या इंपैक्ट देखा, E से E1 ये तो हमें पता है, E से E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था E, अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया E1। दूसरा इंपैक्ट क्या देख रहे हैं मैम, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, OP से OP1, OP से OP1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब क्योंकि एक्सेस डिमांड है, नहीं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो OP से OP1, और क्वांटिटी देख रहे हो, क्वांटिटी भी मैम मेरी बढ़ रही है, OQ से OQ1 दोनों मेरी बढ़ रही है, यही हो रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अब पेपर में एक्सप्लेन कैसे करें मैम, तो सुन लो फटाफट से। देखो भाई सबसे पहले लिखोगे DD and SS is the initial demand curve and supply curve, E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity. ठीक है, when there is a situation when increase in demand is more than the increase in supply, या फिर कह सकते हो when demand increase more proportionate than as compared to its supply, डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है, बढ़ सप्लाई भी रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है ना। तो यहां पे देख रहे हो नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या ये वाला। तो अगर आप ये वाली सिचुएशन है, डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है मैम, मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम OP से OP1 एंड द क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम OQ से OQ1। तीन टाइप के इंपैक्ट्स देख पा रही हूं, डायग्राम, इंपैक्ट्स और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दोगे तो जाके 4 नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर है बच्चा। चलो दूसरा केस देख लेते हैं, जब इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। क्वेश्चन है इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। क्वेश्चन का मतलब है जितने स्पीड से, जितने रेट से डिमांड बढ़ रही है उतने ही सेम प्रोपोर्शनेट में आपकी सप्लाई बढ़ रही है। तो फटाफट से इसका डायग्राम देखते हैं मैम। अरे 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 कोई नहीं, हम कलर ही चेंज कर लेते हैं। लो जी, ये हमने बनाया, दिस इज माय प्राइस, पूरा पूरा लिखना, y एक्सिस ओरिजिन और x एक्सिस, दिस इज माय क्वांटिटी। क्या है भाई, क्वांटिटी। ये क्या है भाई मैम, मेरी डिमांड कर्व। ये क्या है मेरी मैम, सप्लाई कर्व जो अपवर्ड स्लोपिंग, जहां पे दोनों का मिलाप होए वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां से मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और यहां से मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। अब क्वेश्चन है जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सेम से सप्लाई बढ़ रही है, तो कोई नहीं मैम बनाते हैं, जितने से डिमांड उतनी से सप्लाई। मान लो मैम मेरी डिमांड इतने से बढ़ रही, डिमांड मैम मेरी इतने से बढ़ रही है ना। दिस इज माई D1, दिस इज माई D1। तो सबसे पहले काम ये नाप लो स्केल से, हाथ से। मैंने देखा मैम मेरी लगभग इतने से हो रही है ना, तो मेरी सप्लाई भी लगभग इतने से। मुझे ये पॉइंट मिल गया, मुझे ये पॉइंट मिल गया, ये मेरी होगी सप्लाई, है ना। दिस इज माई S1, दिस इज माई S1। पेपर में ना नाप लेना, जितने से डिमांड बढ़ाओगे उतने से सप्लाई बढ़ाओगे। हमारे में तो फिर भी क्योंकि वो नहीं है ना, स्केल नहीं है। आप देखोगे पेंसिल से अगर आप ढंग से बनाओगे तो आप देखोगे जितने से आपकी डिमांड बढ़ाओगे उतने से ही आप सप्लाई बढ़ा ले, चाहे नॉर्मल, इससे नाप लेना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है। ये मेरा न्यू डिमांड कर्व, ये मेरी न्यू सप्लाई का, यहाँ पे मैम टच कर रहे हैं, ये मेरा आ गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस मैम मेरा ये है और क्वांटिटी मैम मेरी बढ़ रही है OQ से OQ1। क्लियर है। तो इंपैक्ट क्या देखने को मिला मैम, जब मेरी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ी तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया E से E1। लेकिन मैम मेरी जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस देख रहे हो कोई चेंज नहीं आ रहा, बट मेरी जो क्वांटिटी है मैम, जो प्राइस है मैम मेरा कांस्टेंट, बट जो मेरी क्वांटिटी है वो बढ़ रही है OQ से OQ1।
क्लियर है? अच्छे से समझ आ रहा है? यही लिखना है, डायग्राम इंपैक्ट्स और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक्सप्लेन कैसे करोगे फटाफट से सुनो। डी डी एंड एस एस इज द इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शनेट, यानी डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शनेट, तो देन द होल डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट फ्रॉम D1 DD to D1 D1 and the supply curve shifts rightward from SS to S1 S1. Now the new equilibrium point will be your E1. ठीक है, new equilibrium quantity will increase from OQ to OQ1 but the price remain constant. Price remain constant. ये तीन impacts हैं उसके। डन है बेटा जी? चलो जी, ये भी मैम अच्छे से हमें आ गया। तीसरा क्या था पहले देख लेते हैं। जब इंक्रीज इन डिमांड, ये हो गया हमारा पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। इंक्रीज इन डिमांड है और इंक्रीज इन सप्लाई है, दोनों बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई ज्यादा रेट से बढ़ रही है। सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, ज्यादा स्पीड से, ज्यादा प्रोपोर्शनेट में सप्लाई बढ़ रही है एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। तो ठीक है मैम, फटाफट से देख लेते हैं क्या इश्यू है इसमें। यहां पे y एक्सिस ओरिजिन और x एक्सिस नामकरण करेंगे और यहां पे भी पूरा पूरा नामकरण करेंगे। ये मेरी इनिशियल डिमांड कर्व DD और ये मेरी इनिशियल सप्लाई कर्व दैट इज SS। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो हमें पता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था मैम? क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों तो बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। बढ़ दोनों रहे हैं लेकिन सप्लाई आपका ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, S1 S1। डिमांड भी बढ़ रही है बट डिमांड कम रेट से बढ़ रही है, डिमांड कम रेट से बढ़ रही है। दिस इज माय D1 और D1 देख पा रहे हो, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और डिमांड में कम, बढ़ दोनों रहे हैं। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? D1 और S1 कहाँ टच कर रहे हैं? ये रहा, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो कम हो रहा है एंड दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो डिमांड में कम चेंज आया, सप्लाई में ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहीं से पता चल रहा है ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। किसकी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, यहीं से पता चल रहा है। तो क्वेश्चन लिखना कैसे भाई? सबसे पहले तीन इंपैक्ट्स बता दो। E से E1 हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया, E से E1 हो गया, बिल्कुल मैम। अब प्राइस मैम मेरा क्या हो गया? कम हो गया, OP से OP1 जो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्वांटिटी मैम मेरी बढ़ रही है, OQ से OQ1 जो कि क्या हो रही है मैम? मेरी बढ़ रही है। ये तीन इंपैक्ट्स है। अब फटाफट से डायग्राम के एक्सप्लेनेशन सुनो। देखो भाई, DD ये पता है क्यों समझा रही हूँ? एक एक एक्सप्लेनेशन आता सब होता है, पेपर में लिखना नहीं आता। तो जैसे जैसे बोल रही हूँ ना वैसे वैसे शुरू हो जो लिखना और फटाफट से लिखो, ठीक है? चलो ओके, देखो देखो बच्चा, क्या एक्सप्लेन करना है आपको? DD and SS is the initial demand curve and supply curve. E is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. ये initial है। When क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बढ़ दोनों रहे हैं, बढ़ दोनों रहे हैं, लेकिन सप्लाई ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। When demand and supply increases, but supply increase in more proportionate than as compared to its demand. ठीक है? तो होल डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड फ्रॉम DD टू D1 एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड फ्रॉम S1 टू SS टू S1 S1। बट इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, ऑब्वियसली वी नो दैट, क्योंकि सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना? प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम OP टू OP1, द इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम OP टू OP1 एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। ये आपका क्वेश्चन डन है। लो जी मैम, ये तीन केसेस हो गए हमारे, अच्छे समझ आ गया? पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। लो जी, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, अब आगे है आपका साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। सेम ही है, पहला इंक्रीज था, हर चीज में आप इंक्रीज देख रहे थे, अब हर चीज में आप डिक्रीज देखोगे। डिक्रीज हो रहा है डिमांड और सप्लाई में। ये तीन केसेस है, तीनों केसेस को एक एक करके समझते हैं बेटा, ठीक है जी? तो पहला केस मैं यही बना रही हूँ। पहला केस क्या है? पहले तो बनाने से पहले वो उद्घाटन कर दो उसका, है क्या था उद्घाटन? क्या करना है मैम? ये मेरी डिमांड कर्व लिख दो DD, ये मेरी सप्लाई कर्व को लिख दो SS, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख दो, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस लिख दो और ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिख दो। यहाँ प्राइस और क्वांटिटी अब अपने आप लिख लेना बेटा।
चलो क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड कम है, डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों ही डिक्रीज हो रही है। पहले तो ये पता चल रहा है सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, डिमांड भी, लेकिन डिमांड ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हो रही है। डिमांड ज्यादा स्पीड से, ज्यादा रेट से, ज्यादा प्रोपोर्शनेट में डिक्रीज हो रही है। व्हेन डिमांड इज डिक्रीजिंग मोर प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई। डिमांड, ये रही आपकी डिमांड कर्व, कम सप्लाई भी हो रही है बट सप्लाई बहुत कम, ठीक है, सीधी सीधी बना लेना यार, S1 और S1। डिमांड में ज्यादा चेंज किया, सप्लाई में कम, यही क्वेश्चन था। दोनों ही डिक्रीज हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई, बट द डिमांड इज डिक्रीजिंग मोर प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गई मैम, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय DD, दिस इज माय S1, ये मेरा क्या आ गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है? तो अब इंपैक्ट क्या है, फटाफट से देखो भाई, इंपैक्ट E से E1 हुआ, OP से OP1 हुआ, ये मुझे पता है, OQ से OQ1 हुआ, ये मुझे पता है। प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी भी मैम मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। पेपर में एक्सप्लेन कैसे करना है, तो फटाफट से देखो भाई, DD and SS is the initial demand curve and supply curve is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. When demand and supply reduces but demand decrease more proportionate as compared to its supply, then the, ये कौन सी सिचुएशन है, डिमांड ज्यादा रेट से कम हो रहा है, ये वाली सिचुएशन देखो। अगर मैं यहां पे लिख दूं, डिमांड भी कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है, लेकिन डिमांड ज्यादा कम हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो ये भी बेटा आपकी एक्सेस सप्लाई की ही सिचुएशन है, ये आपको पता है ना, एक्सेस सप्लाई की। तो एज अ रिजल्ट E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिड्यूस फ्रॉम OP टू OP1 एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूस फ्रॉम OQ टू OQ1। ये आपके 3 इंपैक्ट्स है, ये जाके आ गया आपका क्वेश्चन, पहला पॉइंट डन। दूसरा, जब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं बट दोनों इक्वल में, इक्वल सेम प्रोपोर्शनेट में रिड्यूस हो रहे, तो ठीक है, बना देते हैं एक बार। Y axis origin, X axis, this is your price, this is your quantity, this is your demand curve, this is your supply curve, this is your equilibrium point, this is your equilibrium price, this is your equilibrium क्वांटिटी। यहां तक तो हमें पता है। अब दोनों ही कम हो रहे हैं, दोनों सेम प्रोपोर्शनेट में हो रहे हैं, सेम प्रोपोर्शनेट में हो रहे हैं, तो ठीक है, मान लो ये आपकी डिमांड कम हो रही है ना भाई, दिस इज माय डिमांड कर्व, नाप लूं मैं, लगभग मैम इतना हो रहा है ना, ये भी मैं कम कर देती हूँ, लगभग मेरा ये मिल गया मुझे पॉइंट, है ना, ये और ये थोड़ा सा देख लेना बेटा, क्योंकि ना यहाँ पे हमें ना फ्लो में नहीं बनता है ना, तो देख लेना, बिल्कुल सेम आना चाहिए, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो देखोगे तो आप देखोगे क्या होगा। देखो ये मेरी क्या होगी, न्यू सप्लाई और न्यू सप्लाई, ठीक है जी, ये मेरा, ये क्या हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो क्या हो रही है, कम हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब ये प्राइस तो सेम ही, आप देखोगे बिल्कुल सेम बनाओगे ना, तो आपका प्राइस यहाँ पे भी बिल्कुल सेम जाएगा, बिल्कुल सेम जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सीधी बनाना, ये भी बिल्कुल सीधी बनाना, आप देखोगे आपका सेम आएगा प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। अब इंपैक्ट क्या शो करोगे, इंपैक्ट देख लो भाई पहले, E से E1 OP, प्राइस क्या है, वो तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट अनअफेक्टेड। क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, OQ से OQ1 कम हो रही है। तो फटाफट एक्सप्लेन करना, DD and SS is the initial demand curve and supply curve is the equilibrium point, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. When there is a situation when demand and supply decreases, दोनों ही in same proportionate, ठीक है, तो अब आपका दोनों को डिक्रीज कर दिया सेम प्रोपोर्शनेट में, देन E1 इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP द प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड एंड द क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिड्यूस फ्रॉम OQ टू OQ1। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा, एक और केस रह गया आपका, फिर लास्ट पे आ जाएंगे। डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों ही डिक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रही है। आपकी सप्लाई ज्यादा रेट से, Y एक्सिस ऑरिजिन, X एक्सिस ये आपकी डिमांड कर्व, ये आपकी सप्लाई कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट,
दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्वेश्चन क्या आता है, फटाफट से देख लो एक बार क्वेश्चन। सप्लाई ज्यादा स्पीड से कम हो रही है एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। सप्लाई ज्यादा से कम हो रही है, ये वाला सप्लाई ज्यादा से कम हो रही है एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। डिमांड में मैं कम चेंज ला रही हूँ, ये मेरी होगी डिमांड कर्व, ये मेरी क्या है डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब देखो भाई कहाँ पे मेरी D1 और S1 मैम मेरी यहाँ टच कर रही है, तो ये क्या है मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है इतना? ये मैं थोड़ा फास्ट चली हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको अभी तक तो रट चुकी होगी चीजें, बट स्टिल मुझे पूरा कराना है आपको टॉपिक, ठीक है। तो अब देख लो आपका इंपैक्ट क्या है, E से E1, प्राइस क्या आ रहा है OP से OP1 जो कि बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या आ रही है OQ से OQ1 जो कि क्या हो रही है आपकी कम हो रही है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, मुझे उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आ गई है, क्लियर है। चलो जी, अब जो बेटा आपका टॉपिक आने वाला है महा 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन गांठ बांध दो मेरी आज, ये आना ही आना है आपके पेपर में। तो क्या क्वेश्चन है भाई, प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर होता क्या है। तो सबसे पहले जो हमें पूरी ग्रंथ पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ठीक है। इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले समझते हैं प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग, ठीक है। अब देखो भाई प्राइस सीलिंग क्या होता है। अच्छा, प्राइस मतलब रेट हो गया, सीलिंग क्या होती है। अब सीलिंग सोचो, आप सीलिंग क्या होती है बेटा, सीलिंग मतलब मैम वो छत होती है, उसी को तो हम सीलिंग कहते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, छत को ही हम सीलिंग कहते हैं। तो छत बताओ मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, इसलिए सीलिंग को बोलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि छत जो ऊपर की छत है उसको हम क्या कहते हैं मैक्सिमम। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम प्राइस। क्या होता है बेटा भाई, मैक्सिमम प्राइस। अभी है क्या, ये समझ नहीं आया, एक टॉपिक है बेटा। प्राइस सीलिंग का मतलब है कि मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस एक दुकानदार अपने बायर से लेगा, इससे ज्यादा वो नहीं लेगा। ये क्या किया, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था गरीब लोगों के लिए, कि भाई गरीबी इतनी आ रही थी है ना, इतनी गरीबी है देश में, तो गवर्नमेंट कहती है कि गरीब इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है ना। रोटी के लिए अनाज हो गया, चीनी होगी, दवाइयाँ होगी, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ऐसी जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना जो एक गरीब इंसान पूरी नहीं कर पा रहा अपनी, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि एक दुकानदार सिर्फ इतने से ज्यादा में उसने उस प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। क्यों, ताकि जो गरीबी है स्पेशली बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये क्या लेके आए, पॉलिसी लेके आए, और उस पॉलिसी का नाम क्या है, प्राइस सीलिंग, जिसको हम मैक्सिमम प्राइस भी बोल देते हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बेटा, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू प्रोटेक्ट द बायर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द सेलर। जो एक दुकानदार एक्सप्लॉइट करता है ना, वो ज्यादा रेट पे बेचता है, और पैसा कमाने के लिए, उस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं बेच पाओगे। क्यों, ताकि वो गरीब इंसान को, बायर्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो मुझे बताओ, ये होता है आपका y एक्सिस, दिस इज योर रीजन, दिस इज योर x एक्सिस, ये होती है आपकी बेटा डिमांड का, ये होती है आपकी बेटा सप्लाई का। यहां से मैम निकलता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहां से निकलता है मैम हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई इससे ज्यादा रेट पे नहीं बेचेगा। अगर यहां से 1000 पे निकल के आया है तो गवर्नमेंट ने 800 रुपए फिक्स कर दिया कि उस प्रोडक्ट को 800 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचेंगे। ये है आपका प्राइस सीलिंग, ये है आपका प्राइस सीलिंग। OP1 जो प्राइस है, दिस इज योर प्राइस सीलिंग, ताकि उस बायर को प्रोटेक्ट किया जा सके, उस गरीब इंसान को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें बेटा खा सके। क्योंकि इतनी गरीबी है ना हमारे देश में, तो कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भूखमरी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन लेके आई है, प्राइस को कम कर दिया, मैक्सिमम प्राइस ये फिक्स कर दिया कि एक दुकानदार इससे ज्यादा में नहीं बेचेगा। दिस इज योर प्राइस सीलिंग। अब इंपैक्ट क्या आता है इससे,
आप खुद सोचो, जब प्राइस कम हो गया ऑब्वियस ही बात है तो आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, और सप्लाई क्या होगी, कम। तो ये क्या होगी भाई, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई क्या होगी, शॉर्टेज होगी सप्लाई में। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जब चीज सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदेंगे, और ऑब्वियस ही बात है जब चीज सस्ती होगी तो दुकानदार उसको कोशिश करेगा कम बेचने की, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। ये हमें पता है। तो इससे क्या होगा, इसका एक इंपैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि इससे एक तो आप देख पा रहे हो, जब गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया, दिस इज योर प्राइस सीलिंग, तो एक इंपैक्ट आ रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। दिस इज योर सप्लाई कर्व, आप देख रहे हैं सप्लाई कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व, देख रहे हो ये आपकी क्या है, डिमांड आपकी इतनी है और सप्लाई आपकी सिर्फ इतनी है। समझ पा रहे हो, ये है आपका प्राइस सीलिंग का टॉपिक। अब यहीं से बेटा क्या होता है, गवर्नमेंट पता है क्या करती है, अगर आपने कभी सुना होगा राशनिंग सिस्टम, सुना है आपने, राशनिंग सिस्टम, राशनिंग सिस्टम क्या होता है, राशनिंग सिस्टम बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, राशन की दुकानें खोलती है, राशन की शॉप्स होती है। क्यों खोलती है, बेसिकली जो गरीब इंसान है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि एक नॉर्मल दुकान से वो अच्छे, मतलब जो महंगी है वहां से कुछ खरीद सके, है ना, तो उसको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों के लिए एक राशन की शॉप खोल देती है। उसके लिए कार्ड्स देती है उनको, व्हाइट कार्ड, येलो कार्ड आपने देखा होगा, है ना, बिलो पुअर्टी लाइन के जो नीचे होते हैं उनके लिए व्हाइट कार्ड्स वगैरह इशू करे जाते हैं। तो उनको एक कार्ड दे देती है। क्या होता है, उस राशन की दुकान पे वो गरीब इंसान जाता है और उनको सस्ते रेट पे उनका जो खाने पीने का सामान, जरूरत की चीजें, एसेंशियल कॉमोडिटीज उनको मिल जाते हैं, दाल रोटी चावल ऐसी चीजें उनको क्या मिल जाती है, वहां से मिल जाती है। बट इस राशन की दुकान से भी, इस राशनिंग सिस्टम के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, पहला पढ़ते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है, एक तो उस इंसान को बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है अपने उस जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए। अ कंज्यूमर, अ बायर हैज टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, उसको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लॉन्ग क्यू में लगना पड़ता है। एक तो ये डिसएडवांटेज है, खुद सोचो। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है, कई बार अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं मिलते, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि सस्ते रेट पे उनको मिल रहा है ना, तो इस चक्कर में पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अडल्टरेटेड, छेड़छाड़ करी होती है सामान में। क्या होता है, वो दुकानदार एक तरह से सरकारी बंदा होता है, वो क्या करता है, पैसा ज्यादा कमाने के लिए, क्योंकि उसको तो सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, वो क्या है, सिर्फ गरीबों के लिए सामान दे रहा है सस्ते रेट पे, है ना, एज कंपेयर टू जनरल स्टोर। अगर हम बात करें मार्केट में जो रेट है, उसको उससे मार्केट से कम दाम पे उनको सामान मिलता है। ये होता है आपका राशन शॉप, राशनिंग सिस्टम है। अभी क्या होता है, कई बार वो छेड़छाड़ कर देता है। छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि अगर मान लो उसने 1 किलो दाल मांगी, तो उसमें क्या करते हैं, आधा किलो दाल देते हैं, आधा किलो उसके कंकर करके दे देते। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, पुअर क्वालिटी का सामान भेजते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, अडल्टरेटेड गुड्स भेजते हैं। क्लियर है, एक तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्लैक मार्केटिंग। क्या प्रॉब्लम है भाई, वो ब्लैक मार्केटिंग, काला धन कमाते हैं जो दुकानदार होते हैं ना, वो दुकानदार, मान लो ये देख लो भाई, ये दुकानदार है, सरकारी बंदा बैठा है यहाँ पे, सेठ साहूकार, है ना, जो गरीब इंसान के लिए सामान दे रहे, गरीब इंसान को सामान दे रहे, यही होता है। क्या होता है, मार्केट में मान लो 100 रुपए कोई प्रोडक्ट है, जो मार्केट में मान लो 100 रुपए है उसका रेट, ठीक है। ये दुकानदार, सरकार ने जो उसका रेट फिक्स कर दिया गरीबों के लिए 50 रुपए, मान लो गरीबों के लिए 50 रुपए, मार्केट में जाके खरीदेंगे तो 100 रुपए, गरीबों के लिए सरकार ने क्या कर दिया, 50 रुपए कर दिया, मान लो, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये खेलता है चालाकियां, उसको पता है यार गरीब इंसान है, उसको तो इतनी नॉलेज नहीं है कि सरकार ने क्या रेट दिया हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, उसका रेट कर दिया 70 रुपए। 70 रुपए क्यों किया, क्योंकि उसको ये पता है कि भाई 70 रुपए है, 100 रुपए वो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, 50 रुपए तो वैसे भी सरकार ने किया हुआ है, 20 रुपए अपना खुद का कमीशन खाएगा और उसको 70 रुपए में बेचेगा, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि वहां तो और महंगा है, गरीब है ना। तो वही है, बीच का कमीशन खाता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, काला धन इस तरीके से कमाया जाता है। वहां के जो लोग हैं, सरकारी बंदे इस तरीके से कमा लेते हैं। क्लियर है बच्चा, अच्छे से समझ आए। तो ये सबसे बड़े 3 डिसएडवांटेजेस है प्राइस सीलिंग के। दिमाग में रखना, मैक्सिमम प्राइस जो एक दुकानदार चार्ज कर सकता है बायर से। क्यों गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लेके आए, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके बायर्स को, उन बायर्स को जो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रहे, अपनी
अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि एक सेलर, एक दुकानदार इससे ज्यादा रेट में नहीं बेचेगा। लेकिन इससे इंपैक्ट क्या आ रहा था, इससे देखा गया कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। पहला इंपैक्ट तो ये देखा। दूसरा हमने क्या देखा कि ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट राशनिंग सिस्टम लेके आ रही है, वही गरीबों को कम रेट पे दे रही है, उसके भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने पढ़ लिए। अब पेपर में कैसे लिखना है, तो पेपर में देख लो, इसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर लिख के आई हूं। देखो, अरे 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 ये रहा भाई, पहले प्राइस सीलिंग बताओगे, मतलब मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। अब देखो, इट का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्राइस एक सेलर चार्ज कर सकता है बायर से, सिंपल। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बायर एंड कंज्यूमर, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मैक्सिमम प्राइस फॉर द एसेंशियल कमोडिटी, शुगर, राइस, इन चीजों के लिए, मेडिसिन के लिए, कि वो एक सेलर इतना ही चार्ज करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस सीलिंग कहते हैं। बिल्कुल। अब आगे देखो, अब ये डायग्राम है, डायग्राम देख पा रहे हो, डी डी एस एस है ना, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया, दिस इज योर मैक्सिमम प्राइस। ये जो OP1 है ना, दिस इज योर प्राइस सीलिंग, कि एक सेलर इतना ही चार्ज करेगा, यही एक्सप्लेनेशन है। दिस OP1 इज योर प्राइस सीलिंग। क्लियर है, रीड मार लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, इंपैक्ट्स हमें पता है, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहीं से एक राशनिंग सिस्टम निकल के आया। राशनिंग सिस्टम क्या है आपका, ये रहा आपका राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली राशन की दुकानें होती है, राशन की शॉप्स होती है, जहां पे उनको एसेंशियल कमोडिटीज मिलती है कम रेट पे, लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, कम रेट पे मिलती है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या है, पहले तो उनको खड़ा होना पड़ता है लंबी लंबी लाइनों में, अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं मिलते। तीसरा, ब्लैक मार्केटिंग। ओके है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर पक्के हैं आपके, एकदम पक्के। डन है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आ गया, आई नो, आ गया। आगे चलते हैं, प्राइस फ्लोर, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कह देते हैं। आपने सुना होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए। समझते हैं ये प्राइस फ्लोर क्या, प्राइस फ्लोर यही समझते हैं। प्राइस फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या है, जमीन। जमीन ऊपर है कि नीचे है, नीचे। नीचे मतलब क्या है, मिनिमम, मिनिमम प्राइस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइस फ्लोर को मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस। इसका मतलब क्या है मैम, हमें थोड़ा समझाइए। है, मिनिमम प्राइस ये बेसिकली जो पॉलिसी है ना, ये गवर्नमेंट ही लेके आई है, लेकिन जो पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, ये किसानों के लिए लेके आए गए थे। स्पेशली इनका मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना समझ नहीं आया मैम, तो बड़े ध्यान से समझो। देखो बेटा, क्या था इसमें, बड़े ध्यान समझना। प्राइस फ्लोर में क्या होता था, अभी तक अगर एक कहानी समझते हैं फिर इस पे आते हैं। मान लो, लेट्स से, अभी तक हमें पता है हमारे देश के जो किसान है वो इतनी गरीबी है हमारे देश में, है ना। हमारे देश के किसान लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वो इतना सामान बेचते हैं, सेठ साहूकार को बेचते हैं, फिर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते। मान लो ये अनाज मंडी है, दिस इज अनाज मंडी, और ये क्या है आपका फार्मर, जहां पे जो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, है ना। यहां पे क्या होते हैं, दुकानदार होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, सेठ, बेसिकली व्यापारी लोग जिसको हम बोल देते हैं, या सेठ होते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फसलों को यहां पे आके बेचते हैं, दुकान पे आके क्या करते हैं, बेचते। लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होते उनमें, तो इस चक्कर में जो ट्रेडर्स पढ़े लिखे लोग हैं वो उनका क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बेटा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रेट उनको मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिलता, तो बेचारा फार्मर क्या करता है, पहली गरीब होता है और गरीब हो जाता है, उसको वो मुनाफा नहीं हो पा रहा, इतना पैसा नहीं होता कि उसके पास वो अगली बार फसल उगा ले। कई बार उसको लोन लेना पड़ जाता है मनी लेंडर से, उस लोन में, उस कर्जे में डूब जाता है एक फार्मर, तो बेचारा कर लेता है सुसाइड। ये प्रॉब्लम चल रही थी बेचारे फार्मर के साथ। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बेचारे फार्मर की कैसे मदद करी जाए, तो गवर्नमेंट लेके आई प्राइस फ्लोर, जो मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया। मिनिमम प्राइस का मतलब यह है कि अगर मैं यहां बात करूं, ये हमारा होता है डिमांड कर्व,
ये हमारी होती है सप्लाई कर्व। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने कर दिया मिनिमम प्राइस कि भाई फार्मर को इतना रेट तो देना ही देना है। ये रेट जो है ना, ये जो मिनिमम प्राइस है, इसको आप कहते हो प्राइस फ्लोर। क्या कहते हो? प्राइस फ्लोर। कहने का मतलब बेटा यहां क्या है, गवर्नमेंट ने देखा कि बेचारे फार्मर की मदद करी जाए, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई वो मिनिमम इतने में तो अपनी फसलों को बेचेगा ही बेचेगा, इससे कम में वो नहीं बेचेगा अपनी फसल को। ठीक है। अब सुनो क्या हुआ। अब ट्रेडर्स कहते हैं, वो दुकानदार कहते हैं, जो दुकानदार बैठे हैं वो कहते हैं ये क्या भाई सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस 1000 पे, मान लो यह 1000 पे है, एक बोरी का जब 1000 पे रेट है, तो हम 1500 रुपए में क्यों खरीदे फार्मर से, हमारे लिए नुकसान है। तो अब फार्मर बेचारा कहां जाए, फार्मर बेचारा बेच नहीं पा रहा। देख पा रहे हो, सप्लाई ज्यादा है, फार्मर के पास फसलें ज्यादा है, लेकिन डिमांड जो ट्रेडर्स है वो खरीदना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं खरीदना चाह रहे? वो कह रहे भाई रेट बहुत ज्यादा है, हम इस रेट पे क्यों खरीदे आपसे, है ना। तो अब गवर्नमेंट कहती है, बेचारा फार्मर, फिर से दिल टूट गया फार्मर का। वो कहता हमारे लिए एक तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने इतना अच्छा लेके आए, हमारे लिए पॉलिसी लेके आई कि अब हमें थोड़ा सा हम भी मुनाफा कमा पाए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेके आए। अब बेचारा फार्मर फिर टूट गया। वो कहता भाई मैं बेच ही नहीं पा रहा क्योंकि खरीद ही नहीं रहे लोग। लोग कहते हैं कि भाई मैं क्यों खरीदूं, जब 1000 पे रेट है तो 1500 रुपए में क्यों खरीदूं। तो अब गवर्नमेंट कहती है हम है ना तुम्हारे साथ, तो क्या डरने की जरूरत है। गवर्नमेंट कहती है अगर इतने रेट पे तुम बेच पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, 1500 रुपए में 1 रुपया कम बेचने की जरूरत है, इससे ऊपर चाहे बेच दो, 1500 रुपए में बेचो या उससे ऊपर बेच पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारी फसल नहीं बिक रही, जितना बेच दिया उतना तो बेच ही दिया। अब मान लो कुछ फसल आप नहीं बेच पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे से फसलों को खरीद लेंगे। गवर्नमेंट खरीद लेती है जो फसल फार्मर, एक किसान नहीं बेच पा रहा, उसको अपने वेयर हाउस में रख लेती एज अ बफर स्टॉक, एज अ बफर स्टॉक रख लेती है। और उसको कब यूज करती है, कभी भी देश में कोई नेचुरल कैलेमिटी, आंधी तूफान, बाढ़, क्या कह सकते हैं, आग लगी या कोई भी रीजन, कोई भी ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, तो उस सिचुएशन में उस बफर स्टॉक का यूज करती है लोगों को सप्लाई करने में। दूसरा, उसको यूज करती है, उस बफर स्टॉक का यूज करती है एज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। आपने सुना होगा, ये राशन की दुकानों में यही सामान, अब क्या किया, फार्मर से खरीद लिया सामान, बफर स्टॉक में रख दिया, उसको राशन की दुकानों में सप्लाई कर देगी। अनाज खरीद लिया, अनाज प्रोवाइड कर देगी। चावल खरीदे, चावल राशन की दुकानों में क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी, ताकि गरीब लोगों तक वो राशन, वो सामान मिल सके कम रेट पर। समझ पा रहे हो क्या है ये आपका प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस जो एक क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, मिनिमम प्राइस कहने का मतलब जो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, बेचेगा। इस मिनिमम प्राइस पे ये फार्मर अपना सामान को, एक प्रोड्यूसर अपना सामान बेचेगा टू दी बायर। यहां पे प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर, बायर कौन है, ट्रेडर्स, व्यापारी लोग। क्लियर है। तो ये मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, ये है आपका प्राइस फ्लो। बट कई बार क्या सिचुएशन हो जाती है, उनका सामान बिकता नहीं है क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। तो उस सिचुएशन में आप देख रहे हो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड की कमी हो रही है, सप्लाई ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट उनसे सामान खरीद लेती है, जो सामान खरीद लेती है, जो उनका सामान नहीं बिक रहा उसको यूज करती है एज अ बफर स्टॉक में, और उस सामान को प्रोवाइड करती है लोगों को। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी आ गई देश में तब यूज करती है, आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आ गया तब, या फिर उसको यूज करती है एज अ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकानों में बांट देती है, हर जगह राशन की दुकानों में सप्लाई कर देती है ताकि गरीब लोगों को राशन मिल सके कम रेट पे। क्लियर है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी, अभी तक तो फायदे पढ़ लिया, फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। उसका यूज क्या करती थी गवर्नमेंट, एज अ बफर स्टॉक या फिर पीडीएस। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को एक नुकसान भी होता है, वेयर हाउस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है।
वेयर हाउस कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो सामान फार्मर से खरीद रही है कहीं तो रखेगी सामान को, गोडाउनों में, वेयर हाउस में रखेगी, तो इतना ज्यादा होती है कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो यही बात है, यही जो 1000 पे है ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं 1000 पे में नहीं बेच पा रहे, वो कितने में बेचेगा, 1500 रुपए, ये मिनिमम प्राइस है। गवर्नमेंट कहती है अगर नहीं बेच पा रहे ना तो इसी रेट पे, इसी 1500 रुपए में हम तुमसे खरीदेंगे। ओके है? क्लियर है? यही टॉपिक था बेटा अभी तक का। तो लिखना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं, आप टॉपिक में लिखोगे क्या, सबसे पहले आप प्राइस फ्लोर का मतलब लिखोगे, ठीक है? प्राइस फ्लोर का मतलब लिखेंगे, यहां पे मैं आपके लिए डेफिनेशन भी लिख के आई हूं। इट मींस द मिनिमम प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर सेल इट्स कमोडिटी टू द बायर। प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर, बायर्स कौन है, ट्रेडर। कि एक प्रोड्यूसर, एक फार्मर अपनी कमोडिटी को मिनिमम इस रेट पे बेचेगा ही बेचेगा। बिल्कुल बेटा। अब पहले तो आपने लिख लिया डेफिनेशन, मीनिंग लिखोगे, ठीक है? दूसरा क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव। ये गवर्नमेंट क्यों लेके आई, गवर्नमेंट ने क्यों फिक्स किया, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, किसको कर सके, फार्मर्स को। ठीक है जी। फिर बनाओगे डायग्राम, डायग्राम की करोगे एक्सप्लेनेशन कि कौन सी सिचुएशन में प्राइस क्या हो रहा है, फ्लो। इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा, इंपैक्ट ये पड़ रहा था कि अगर हम देख रहे हैं, इंपैक्ट देख लो, इंपैक्ट ये पड़ रहा था कि लोग डिमांड कम कर रहे थे, ट्रेडर्स खरीदना नहीं चाह रहे थे, सप्लाई ज्यादा थी, तो क्या हो रहा था, इंपैक्ट क्या हो रहा था कि डिमांड क्या थी, कम थी, सप्लाई क्या थी, ज्यादा थी। तो उस सिचुएशन में क्या करती है गवर्नमेंट, उनसे खरीद लेती है, उसी रेट पे गवर्नमेंट बाय कर लेती है जो फसल वो नहीं बेच पा रहे, और उस फसल को कहां यूज करती है गवर्नमेंट, उसको यूज करती है एज अ बफर स्टॉक रख लेती है, उसको अपने गोडाउनों में भर के रख लेती है, और उसको यूज करती है नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे, और एज अ पीडीएस यूज करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि गवर्नमेंट का वेयर हाउस कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? अच्छे से समझ आया भाई? उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कोशिश करिए आपको समझाने के लिए। बस ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू।